हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के 30 डे स्ट्रेटजी के सेशन में आप लोगों के लिए ग्रामर और लिटरेचर दोनों के ही क्वेश्चन है। मगर ग्रामर में इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो जो इसमें राइटिंग सेगमेंट है। कल हमारे पास कुछ कमेंट्स आए, लोगों ने ये पूछा कि मैडम ये बताइए ऐसे कैसे लिखा जाएगा या लेटर कैसे लिखा जाएगा, कितनी देर का टाइम होगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताऊँ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। इस पेपर में आपको कुछ नहीं लिखना है। आपको जो राइटिंग स्किल्स वाला भी जो सेगमेंट है उसमें से भी आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। कहीं भी कोई भी चीज़ आपको रिटर्न फॉर्म में नहीं लिखनी है, ठीक है जी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कुछ भी नहीं है आपको वो सारी, कि अगर लेटर राइटिंग का पूछा जा रहा है तो लेटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैसेज है, पोस्ट कार्ड है, इनसे संबंधित आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खैर चलिए, ये तो हुई जो 30 डे स्ट्रेटजी की। अब आते हैं, हमारा ऐप है इंग्लिश सूत्रा का प्ले स्टोर पर, और आपके लिए हमने लॉन्च करी है द पाथ टू विक्ट्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। भैया ये टेस्ट सीरीज रामबाण है आपके लिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज जो है इसमें EMRS, TGT और PGT दोनों के टेस्ट पेपर्स हैं। 144 और 146 टेस्ट पेपर्स हैं। और सबसे बड़ी चीज, इसमें आपको फर्स्ट पेपर भी मिल रहा है। सिर्फ आपका सब्जेक्ट कंसर्न नहीं है, इसमें आपका फर्स्ट पेपर भी है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। खरीदने से पहले आप लोग कंटेंट चेक कर सकते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिलेगा। जैसे ही आप लोग कंटेंट चेक करते हैं, उसमें कुछ कंटेंट ओपन फॉर ऑल है, फ्री कंटेंट है। जैसे ही आप उसे खोलते हैं, उसमें आप जैसे उसको क्लिक करते हैं तो आपको जो है उसमें आंसर सही पता चलता है, और उस नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि अगर ये आंसर है तो इसका आंसर ये क्यों है। फर्स्ट पेपर भी है, और इसके साथ ही हमने इसमें UPTGT की टेस्ट सीरीज फ्री दी है, ठीक है। अब अगर किसी को लगता है हम तो UPTGT की तैयारी कर नहीं रहे, तो वो उसको छोड़ दें। EMRS, TGT, PGT के पैसों में आपको UPTGT फ्री मिली, क्योंकि यूपी के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसे भरा है। और आप लोग चेक करें, कम से कम प्राइस उसके 599 है। प्राइस देख, कुछ लोग सोचेंगे 100 रुपये में दे दो, 50 रुपये में दे दो। भाई इतना ऐसा है कि हर चीज़ का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे, टेस्ट सीरीज को देखिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। फर्स्ट पेपर भी उसमें दिया गया है, और उसके साथ ही मैं आपकी 30 डे स्ट्रेटेजी चला रही हूँ, डबल आपकी तैयारी है। क्योंकि भाई देखो, अब एग्जाम की डेट आ गई है, अगले महीने आपका पेपर है। तो ये सोच के कि भाई हम पैसे बचा ले या वो कर ले, भाई अगर तैयारी करनी है तो तैयारी को बूस्ट दीजिए। तो ये आप लोग द पाथ टू विक्ट्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है हमारे ऐप पर, आप इसको परचेज वहां से कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जी, ये मत सोचना इसका स्टडी मटेरियल वगैरह कुछ आएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ये, ठीक है। और इसके अलावा और आज मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं बता रही हूँ, बस एक मैं अपने वीडियो बैच के बारे में और ज़रूर बताऊंगी। ये मेरे वीडियो बैचेस हैं, UPTGT, UPPGT, DSSB और GSSB, TGT, PGT, ग्रामर का है। सब में स्टडी मटेरियल आपके घर पर पहुंचेगा। ऐप डाउनलोड करिए, सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एवरी मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ ये जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एवरी मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एवरी मैन किस चीज का एग्जाम्पल है? एवरी मैन एग्जाम्पल किस चीज का है? मोरालिटी प्ले का। तो एवरी मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोरालिटी प्ले। ये एलिगोरिकल प्ले है, जिसमें वर्च्यूज और वाइसेस को एलिगोरिकली प्रेजेंट किया जाता है। व्हाट इज कैनिंग? ये जो कैनिंग्स हैं, जिसमें डबल जो है वर्ड से, कैनिंग का मतलब होता है जैसे वेल रोड, समुद्र के लिए कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन के वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, और डबल होता है, यानी कि दो शब्दों से कंपाउंड में होते हैं। कैनिंग्स किस में होते हैं? कंपाउंड में। तो ये है क्या? कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन के शब्द नहीं होते हैं, इट्स अ सॉर्ट ऑफ मेटाफर। ये है जी मेटाफर। इट्स अ सॉर्ट ऑफ मेटाफर। What is sonnet? A prose of special nature, a sacred poem of reputed poet,
अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, अ क्रिटिसिज्म ऑफ अ पोएट। आपको पता है कि सोनेट का जो ओरिजिन है वो इटली है। गियाकोमो दा लेंतिनी ने इसे लिखना शुरू किया था, बट इट वॉज मेड फेमस बाय पेट्रियार्क। पेट्रियार्कन सोनेट को इंग्लैंड में लाया गया और उसे याट एंड सरे के द्वारा जो है इसको याट के द्वारा लाया गया, सरे के द्वारा इसे इंग्लिश सोनेट पे बनाया गया, बट फेमस करा गया शेक्सपियर के द्वारा। और इन्हें शेक्सपियरियन सोनेट का कहा जाता है जो इंग्लिश सोनेट है। एक तरीके का सोनेट है कर्टेल सोनेट, जो हॉपकिंस के द्वारा जिसको इन्वेंट किया गया था, जो 10.5 लाइन्स का है। वैसे जो सोनेट होता है वो 14 लाइन्स की पोएम होती है। तो ए सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम। एज ऑफ जॉनसन इज ऑल्सो नोन एज क्रिटिसिज्म, लव, सेंसिबिलिटी, एज ऑफ पोप। जॉनसन की एज, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जिन्होंने डिक्शनरी जो है वो कंपाइल की थी, उनकी एज को एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है। ये वो एज थी जिसमें रूल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था बजाय कंटेंट के। He was not a Renaissance writer. विलियम शेक्सपियर, फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो, सर टॉमस मैलोरी, इनमें से कौन से रेनेसांस राइटर नहीं हैं? इनमें से जो रेनेसांस राइटर नहीं है वो है सर टॉमस मैलोरी। 1471 में तो इनकी डेथ हो चुकी थी। ये वो है जिन्होंने मोटेड आर्थरियन लेजेंड को जो है रिलीव करा है, मगर ये रेनेसांस राइटर नहीं थे। आप सभी को पता होगा कि इंग्लैंड में रेनेसांस तब आया जब ट्यूडर वंश की जो है ट्यूडर वंश गद्दी पर आया, यानी कि हेनरी 7 1485। तो उससे पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ही वॉज नॉट अ रेनेसांस राइटर, सर टॉमस मैलोरी। Who is the writer of the book A Passage to India? E.M. Foster, चार्ल्स डिकेंस, रुडयार्ड किपलिंग, जेम्स जॉयस। तो जो बुक है पैसेज टू इंडिया, ये लिखी गई है मॉडर्न राइटर ई.एम. फॉस्टर के द्वारा। ई.एम. फॉस्टर के द्वारा लिखी गई है। विच प्ले इज नोन एज एन इंस्टेंस ऑफ रेनेसांस प्ले ड्यूरिंग दिस पीरियड? ऑथलो, डॉक्टर फॉस्टर्स, एडवर्ड सेकेंड, क्लियर, किंग लियर। भाई देखो, ऐसा है, आप लोगों को मार्लो के बारे में पता होगा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडीज लिखी। अगर डॉक्टर फॉस्टर्स आप लोगों ने पढ़ा हो तो डॉक्टर फॉस्टर्स का दिखाया है कि वो शैतान को अपनी आत्मा गिरवी रख देता है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज के लिए। और रेनेसांस का एम क्या था कि रीबर्थ ऑफ नॉलेज। तो जो रेनेसांस इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो कौन से प्ले में है? दैट इज डॉक्टर फॉस्टर्स। Wordsworth believes that the task of the poet is to transform the commonplace into the extraordinary, to present common situations and everyday life, to give extraordinary powers to common things and situations, to recollect in tranquility. तो भाई वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज जिन्होंने मिलकर लिरिकल बैलेड्स निकाला था, वर्ड्सवर्थ का मानना था साधारण को जो है असाधारण बनाना, और कॉलरेज का था असाधारण को साधारण, to transform the commonplace into the extraordinary, कि साधारण को असाधारण में परिवर्तित करना। that is the main motive of Wordsworth। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आप लोगों से कहूँगी, एक बार आप लोग चाहे खरीदना ना खरीदना आपकी अपनी मर्जी है, बट कम से कम आप लोग देखिएगा जरूर, कि बाद में अफसोस करेंगे ले लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। एक बार आप टेस्ट सीरीज़ को देखिए। इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल बाय इट, इफ़ यू डोंट फाइंड इट यूजफुल कम से कम उसके जो ओपन फ्री टेस्ट हैं वही दे लो। नाउ द नेक्स्ट वन इज डंस। डंस रेफर्स टू an educated person, a very intelligent person, a silly person, a rude person। डंस जो है वो मूर्ख को जो है वो कहा जाता है, गंवार मूर्ख व्यक्ति को कहा जाता है डंस। तो दैट इज सी, अ सिली पर्सन। दैट इज सी, अ सिली पर्सन। वैसे सिली के अलावा एक गंवार के लिए था, ये एन अनएजुकेटेड है। मैं यही सोच रही थी, गंवार को या सिली को अनएजुकेटेड इसमें कहीं से भी ले सकते हैं।
और योकेल भी बोलते हैं, तो डंस एन अनएजुकेटेड पर्सन जो है वो आना चाहिए था। द मेडल बाय जॉन ड्राइडन इज ए एन प्ले सटायर प्रोज ट्रांसलेशन। जॉन ड्राइडन जो कि पहले ऑफिशियल पोएट लॉरिएट है, उनके द्वारा लिखा हुआ जो मेडल है दैट इज अ सेटायर, इट्स अ सेटायर। जैसे मैं आपको कोई भी क्वेश्चन का जवाब देती हूँ, उसके साथ एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा भी बता देती हूँ, तो वो चीज़ें भी हेल्पफुल होती हैं, वो भी आपको एग्ज़ाम के समय याद रहती हैं। इसी तरीके से जो ये टेस्ट सीरीज़ है, इसमें भी आंसर्स के नीचे की पॉइंट्स वगैरह दे रखे हैं, उनके इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि क्या चीज़ है। हाँ, है सब इंग्लिश में, मगर वैसे सब दे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लॉन्ग पोएम इन इंग्लिश? ब्यूवुल्फ, ड्रीम ऑफ द रूड, द सीफेरर, द वंडरर। लॉन्ग पोएम जो कहलाती है, देखिए ये ओल्ड इंग्लिश में, यानी कि एंग्लो सेक्सन जो था वो पहला, यानी कि एपिक पोएम जो है वो कौन सी है आपकी? दैट इज ब्यूवुल्फ। एपिक पोएम जो है वो कौन सी है? दैट इज ब्यूवुल्फ। The chorus in the T.S. Eliot's play Murder in the Cathedral consists of the women, the priests, the men, the servants of Thomas Becket. T.S. Eliot ने जो मर्डर इन द कैथीड्रल लिखा है वो थॉमस बेकेट की हत्या, उनके उसके बाद उनके को मार्टियर की उपाधि मिलना, और जो है जो उनकी श्राइन के पे जब आपने चौसर का पढ़ा होगा, तो उसमें जो है कैंटरबरी टेल्स में जितने भी जो श्रद्धालु हैं वो कैंटरबरी जा रहे हैं, और ये थॉमस बेकेट की श्राइन पर जा रहे हैं। तो मर्डर इन द कैथीड्रल जो कि एक ड्रामा है, लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा, उसमें जो कोरस है, उस कोरस में कौन है विशेषतया? उस कोरस में है कौन? उसमें है द विमेन ऑफ कैंटरबरी, दैट इज द विमेन ऑफ कैंटरबरी। विमेन ऑफ कैंटरबरी जो है वो इसके कोरस है। हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड? आप सभी को ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी भी होगी कि जब रेनेसांस इंग्लैंड में काफ़ी लेट पहुंचा, और उसका एक कारण और था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल और ये सब था, इंग्लैंड में रेनेसांस पहुंचा, और उसके बाद भाई रेनेसांस, आप किसी को नॉलेज किसी तक कैसे पहुंचाओगे? नॉलेज के लिए कुछ ना कुछ एक कम्युनिकेशन डिवाइसेस तो होनी चाहिए ना, और बुक्स जो हैं वही होती हैं। तो सबसे पहले विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को जब उसको लाए वहाँ पे, तो उन्होंने उसे बुक्स जो है उसे पब्लिश करनी शुरू करी, ट्रांसलेट करनी शुरू करी। उनके द्वारा जो प्रिंट पब्लिश करी गई पहली बुक थी, जो प्रिंट करी हुई थी, वो इंग्लैंड की धरती पे नहीं थी। वो थी द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, जो थी जो द डिक्स एंड सेइंग्स ऑफ फिलोसफर्स, वो थी जो इंग्लैंड की धरती पर पहली बुक जो है वो आई थी। तो विलियम कैक्सटन के द्वारा 1476 में प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में लाया गया था। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी इज स्टेटेड बाय। सुंदरता ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये बहुत ही फेमस लाइन्स हैं रोमांटिक पोएट कीट्स की। कीट्स जो कि जिनको कहा जाता है बहुत ही कम उम्र में जिनकी डेथ हुई कंजम्पशन की वजह से, और उनको जो है जिनकी उस पर लिखा हुआ है हेयर लाइज द वन हुज नेम इज रिटन वाटर, और कीट्स की ये लाइंस हैं ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी। पर्सोना क्या होता है? द एक्टर इन अ प्ले, द प्लूरल ऑफ पर्सन, अ प्रोजेक्शन ऑफ द पोएट, नन ऑफ दीज। आपने ड्रामेटिस पर्सोने जो है वो देखा भी होगा, लिखा रहता है। तो पर्सोना जो वर्ड है उसका मतलब होता है एक्टर्स इन अ प्ले। पर्सोना इज जो पर्सनैलिटी वो प्ले करते हैं, तो दैट इज द एक्टर इन अ प्ले। हु रॉट द स्पेनिश ट्रेजेडी? स्पेनिश ट्रेजेडी जो कि सेनेका की ब्लड ट्रेजेडी से प्रभावित होकर लिखी गई थी,
और जिस पर हैमलेट जो है वो आधारित है, उन्होंने किसने लिखी थी? ये लिखी थी किड ने, टॉमस किड का ये वर्क है, द स्पेनिश ट्रेजेडी। व्हाट डू यू मीन बाय इमेजरी? इमेजरी क्या होता है? लैंग्वेज परसीव थ्रू सेंसेस, जैरगॉन राइटिंग, लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, ड्राइंग पिक्चर्स। जब हम वर्ड पिक्चर हमारे सामने खिंचती है ना, वर्ड पिक्चर का मतलब होता है शब्दों के माध्यम से आपके दिमाग में एक इमेज आ जाना, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। अगर आप कीट्स की पोएम्स पढ़ते हैं और उसमें आपको कीट्स की पोएम में वो पिक्चर्स आपके सामने चलती हैं, तो दैट इज इमेजरी। तो लैंग्वेज परसीव्ड थ्रू सेंसेस इज नोन एज इमेजरी। व्हाट डू यू मीन बाय अ बैलेड? बैलेड क्या होता है? बैलेड भी दो तरीके के होते हैं, एक लिटरेरी बैलेड्स होते हैं, एक ट्रेडिशनल बैलेड्स होते हैं। ट्रेडिशनल बैलेड्स जो कहीं सुनी कहानियों पर आधारित होते हैं, लिटरेरी बैलेड जो किसी पोएट के द्वारा लिखे जाते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय अ बैलेड? अ काइंड ऑफ शॉर्ट नैरेटिव पोएम, एक कहानी कहती हुई पोएम होती है, छोटी होती है, और जो एक है जो गीत गाने वाले होते हैं वो उसको सुनाते हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट नैरेटिव पोएम। A famous playwright in modern English literature is Oscar Wilde, Bacon, Lamb, T.S. Eliot. तो भाई जो प्लेराइट है वो है ऑस्कर वाइल्ड, दैट इज ऑस्कर वाइल्ड। वैसे तो टी.एस. इलियट भी प्लेराइट हैं और मॉडर्न वो ही है, तो दोनों ही हो सकते हैं। What the term mock epic refers? A satiric writing of drama, a long narrative poem, a literary work comically imitates the style of epic, none of these. Mock epic क्या होता है? एपिक का मजाक उड़ाता हुआ जो पोयम होती है, जैसे पोप की है द रेप ऑफ द लॉक, तो उसे मॉक एपिक कहा जाता है। अ सैटायरिक राइटिंग ऑफ ड्रामा, अ सैटायरिक राइटिंग ऑफ ड्रामा मतलब ड्रामा का मजाक उड़ाती हुई। तो ये देखिए, सैटायरिक राइटिंग ऑफ ड्रामा, अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, अ लिटरेरी वर्क कॉमिकली इमिटेट्स द स्टाइल ऑफ एपिक, नन ऑफ दीज। तो इसका सी होना चाहिए, अ लिटरेरी वर्क कॉमिकली इमिटेट्स द स्टाइल ऑफ एपिक, एक ऐसा वर्क जो एपिक को इमिटेट करता है। सब सारी क्वालिटीज एपिक वाली होती है मगर कंटेंट कुछ नहीं होता है, और एक तरीके से एपिक का मजाक उड़ाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड मॉक एपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। What was the name of Isabel's brother in the Mesa for Mesa? एंजेलो क्लॉडियो विसेंशियो वाइला। अगर आप लोगों ने मेजा फॉर मेजा पढ़ी है, जिसे इट इज़ कॉल्ड वन ऑफ द डार्क कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, क्योंकि डार्क कॉमेडीज या ब्लैक कॉमेडीज वो होती हैं, प्रॉब्लम प्ले भी है ये, जिसमें पहले अगर हम डार्क कॉमेडी को समझें तो शुरुआत से जो नैरेटिव चलता है वो एक ट्रैजिक वो दिखाता है मगर अंत भला होता है, तो उसे कहा जाता है डार्क कॉमेडी। और प्रॉब्लम प्ले इसलिए है कि द प्रॉब्लम इज गिवन बट द सॉल्यूशन इज नॉट, तो इसे भी जो है प्रॉब्लम प्ले भी कहा जाता है। तो मेजा फॉर मेजर में जो इजाबेल है उसके भाई का नाम है क्लॉडियो। Diction is the literary term that means the connections we have with words, the author's choice of word, the definition of words, the common way of speaking with friends. Diction का क्या मतलब होता है? डिक्शन का मतलब होता है एन ऑथर्स चॉइस ऑफ वर्ड, किस प्रकार के वर्ड्स को ऑथर चुनता है, दैट इज कॉल्ड डिक्शन। डिक्शन का मतलब होता है एन ऑथर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स।
अब नेक्स्ट उस पे पढ़ते हैं सेगमेंट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोटस ईटर्स इज अ पोएम बाय ब्राउनिंग टेनिसन ईट्स फ्रॉस्ट। लोटस ईटर्स जो पोएम है, आप लोगों ने अगर यूलिसिस पढ़ी होगी तो ये यूलिसिस के बाद की पोएम जो है वो दिखाई गई है। यूलिसिस जो पोएम दिखाई गई है वो एक्टिविटी की पोएम है, जील की पोएम है। लोटस ईटर्स इनएक्टिविटी की पोएम है, मतलब उसका बिल्कुल ऑपोजिट है ना, और फॉइल है उसकी। तो लोटस ईटर्स जो पोएम है या यूलिसिस जो पोएम है किसके द्वारा लिखी गई है? विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट टेनिसन के द्वारा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन एन ऑफिशियल लेटर? इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के राइटिंग सेगमेंट में से पूछे जाएंगे। यू आर नॉट गोइंग टू you don't need to write that entire essay or letter or message or postcard, no, because the format of a question paper is in objective form। तो इसीलिए आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चंस आप लोग करने, तो आप पेपर देने जा रहे हैं, आप लोग को फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्या करोगे, इतने भोले क्यों हो भाई? कहाँ से आए हो, कौन से ग्रह से आए हो तुम, हैं? क्यों हो इतने भोले? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन एन ऑफिशियल लेटर? योर्स ट्रूली। अब आप यहाँ पे ये चारों देखो, लिखा तो वही है। सबसे पहली बात, कभी भी ये गलत है तरीका, ठीक है। और यहाँ पर इसमें और इसमें अंतर क्या है? यहाँ स्मॉल में लिखा है, यहाँ कैपिटल में लिखा है। तो जो सही लिखने का तरीका होता है वो वाई कैपिटल बनाते हैं, और ये जो है कोई अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, और जो है टी स्मॉल बनाते हैं। तो दैट इज योर्स ट्रूली। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ अ लेटर जनरली एंड्स विद सब्सक्रिप्शन, हेडिंग, सैल्यूटेशन या सिग्नेचर। आप जब लेटर को खत्म करते हो तो किस चीज पे खत्म करते हो? सिग्नेचर पे। लेटर खत्म होते हैं सिग्नेचर पे, ठीक है। यही क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो राइटिंग सेगमेंट में से पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही ये पूछे जाएंगे, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। Tenders should be written in a language that is stylish, brief and to the point, roundabout or and lengthy, informal। जब टेंडर्स की जानकारी ली जाती है, टेंडर्स के बारे में लेटर्स लिखे जाते हैं, तो वो बहुत ही ब्रीफ होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं। राउंड अबाउट लैंग्वेज में अगर आप कोई चीज़ लिखेंगे तो पीपल विल नॉट लाइक योर बीटिंग राउंड द बुश स्टाइल। The heading in a letter consists of the subscription, salutation, the writer's address and the date, the reference। कि जब हेडिंग होती है एक लेटर में तो वो क्या चीज़ जो है वो कंसिस्ट करती है। हाँ जी, the heading in a letter consists of the subscription, the salutation, the writer's address and the date, the reference। तो हेडिंग होती है लेटर में that has the writer's address and the date। तो ये है the writer's address and the date। सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, the writer's address and the date। और इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी अगर दूँ, हेडिंग जो लेटर में होती है वो एड्रेस एंड डेट के बारे में बताती है। ये भी वन ऑफ द क्वेश्चंस जो हमारी टेस्ट सीरीज में से हैं, तो इसीलिए इसके मैं ढूंढ के की पॉइंट्स आपको बता रही थी। कभी कभी इट इज़ नेसेसरी टू इंक्लूड अ लाइन बिफोर द डेट विद अ फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। ऑफन देयर इज अ लाइन स्किप्ड बिटवीन द एड्रेस एंड द डेट।
तो यहाँ पर दैट्स द राइटर्स एड्रेस एंड द डेट, द हेडिंग इन अ लेटर कंसिस्ट ऑफ। ठीक है जी, तो यही चीज मैं आप लोगों के लिए की पॉइंट ढूंढ रही थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The letter writing format, a title Dear Mr. Malhotra is the best example of। जब कभी आप जो है किसी को संबोधन देते हैं तो संबोधन को क्या बोला जाता है? इंट्रोडक्शन, सैल्यूटेशन, बॉडी, साइंड नेम। जब आप किसी को किसी का नाम लेते हैं तो उसे संबोधन दे रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड सैल्यूटेशन। दिस इज कॉल्ड सैल्यूटेशन। A dash and A oblique N dash is written to seek information from other organizations. Informal letter, inquiry letter, complaint letter, adjustment letter। किस प्रकार के लेटर से हम कहीं से कोई जानकारी मंगवाते हैं? आप जानकारी के लिए इसमें कौन सा शब्द है? जानकारी के लिए है इंक्वायरी। तो इंक्वायरी लेटर से हम किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो लेते हैं। जैसे हम ईमेल वगैरह भी भेजते हैं तो इंक्वायरी करने के लिए भेजी जाती हैं। The most common form of closing a letter to a close relative is yours sincerely, yours affectionately, yours faithfully। अब सबसे पहले मैं आप लोगों का ध्यान दिलवाना चाहूंगी, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्लोज रिलेटिव यानी कि इनफॉर्मल लेटर की ये बात की जा रही है। तो आप इनफॉर्मल लेटर को देखिए और यहाँ पर ध्यान से देखिए, योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली। सबसे पहले सिंसियरली, फेथफुली और ट्रूली ये फॉर्मल लेटर्स में लिखा जाता है। जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं उनमें अफेक्शनेटली लिखा जाता है। तो इसका आंसर होगा दैट विल बी योर्स अफेक्शनेटली। इनफॉर्मल लेटर की बात की जा रही है। योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली ये इसमें जो है लिखे जाते हैं। When we want to share our feelings with our friends, we choose to a poster, a diary, a news report, a letter। जब हम अपनी फीलिंग्स अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हम व्हाट्सएप कर देते हैं, और आजकल तो और भी बहुत सारी चीज़ें आने लग गई हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी चैट कर लेते हैं। मगर पहले के टाइम में सिर्फ कबूतर जा और लेटर ही लिखा करते थे। तो भाई फीलिंग्स शेयर करने के लिए लेटर्स। How do we generally end an application to the authority? Yours sincerely, yours faithfully, yours faithfully। अब मैंने आपको चीज़ बताई, जहाँ पर भी आपको अपॉस्ट्रोफी एस वाला पॉइंट दिख रहा हो ना, वो तो काट ही दो। तो अपॉस्ट्रोफी एस वाला पार्ट काट के जब हम अथॉरिटी को लिखते हैं ना, तो कभी भी वहाँ पर सिंसियरली भी नहीं आता, वो आता है फेथफुली। तो आता है योर्स फेथफुली। द आंसर इज बी, योर्स फेथफुली, अथॉरिटी के लिए। इफ यू डोंट नो द रेसिपिएंट्स नेम, हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन एंड क्लोज द लेटर। अगर आपको रेसिपिएंट का नाम नहीं पता तो आप कैसे जो है उसको एंड करोगे? डियर सर, माय डियर, डियर मिस्टर मिसेस, योर्स लविंगली, हेलो। तो आप ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अथॉरिटी और योर्स फेथफुली आएगा क्लोजिंग में, और डियर सर और मैम जो है लिखना कहीं से कहीं तक भी इसका मतलब ये नहीं होता प्यारे सर प्यारी मैडम। यहाँ डियर सर का बहुत ही फॉर्मल वो है। अगर इनफॉर्मल लिखना होता तो डियर के आगे माई लगा देते हैं। तो ये फॉर्मल वे में ही डियर सर और मैम लिखा जाता है। वो रिस्पेक्टेड वाला पार्ट तो बिल्कुल खत्म हो चुका। अब ये फिर से ये हमारे जो क्वेश्चंस थे, ये 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को करवाए, मतलब लेटर राइटिंग पे राइटिंग सेक्शन में से करवाए। अब दोबारा से लिटरेचर वाला पार्ट आ गया है। शेक्सपियर सॉनेट्स डू नॉट कैरी अ डेडिकेशन, आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, आर डेडिकेटेड टू मैरी आर्डन, आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर डब्ल्यू.एच। आप सभी को पता है विलियम शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखे हैं और वो डेडिकेट करे हैं मिस्टर डब्ल्यू.एच को। ये ऑटोबायोग्राफिकल उनके सॉनेट्स हैं जिन्हें फ्रांसिस पेरिस ने शुगर्ड सॉनेट्स कहा था। और ये सॉनेट्स बेसिकली उन्होंने
पब्लिक उसके लिए नहीं लिखे थे, मतलब पब्लिक के पढ़ने के लिए उन्होंने नहीं लिखे थे, देवर सॉर्ट ऑफ प्राइवेट थिंग। तो इसीलिए ये जो सोनेट्स हैं ये मिस्टर WH, अब विलियम हर्बर्ट या हेनरी रोजले दोनों में से कोई भी एक हो सकते हैं। Which of the following poems uses Charzarima? John Keats' Ode to a Nightingale, Shelley's Ode to the West Wind, William Wordsworth's The Solitary Reaper, Alfred Tennyson's Ulysses. पहले हम लोग टर्जारिमा के बारे में अगर जान लें तो टर्जारिमा का मतलब होता है 3 लाइन का स्टेंजा, इंटरकनेक्टेड 3 लाइन के स्टेंजाज होते हैं, इटालियन फॉर्म ऑफ राइटिंग है और इसे यूज करा है रोमांटिक एज के राइटर PB शैले ने ओड टू द वेस्ट विंड में। बहुत ही फेमस लाइन है इसकी, विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज। सबसे पहले अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े क्रम में लगाएं तो सबसे पहले जो आएगा वो एपीग्राम आएगा, शॉर्ट पिदी सेइंग। तो सबसे पहले 2, फिर आएगा 3 स्टेंजा, फिर आएगा 4 सोनेट और फिर आएगा एपिक। तो आप ये देखिए दैट इज 2 3 4 1। द आंसर इज C. The poetry of Wordsworth and Coleridge was notably influenced by the Napoleonic Wars, the Glorious Revolution, the French Revolution, Poor Laws. आप सभी को पता है कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और उसका जो एक नारा था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, वो केवल इंग्लैंड तक, फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, उसके जो छींटे थे वो दूर दूर तक गए और इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए थे वो इंग्लैंड के राइटर्स थे जिन्होंने मोर्चा जो है खोला था एक आर्टिफिशियल एज के अगेंस्ट, दैट वाज द 18th सेंचुरी एज, जिसे द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी कहा जाता है। और इनके जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज प्रभावित थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। A particle is a patchwork of words, sentences, passages, a satirical poem, a love song, a collection of lines from different poems. पार्टिकल जो होता है वो पैचवर्क होता है, एक पैचवर्क होता है शब्दों, सेंटेंसेस और पैसेजेस के पैचवर्क को कहा जाता है पार्टिकल। Careless she is with artful care, affecting to seem unaffected is an example of irony, paradox, simile, metaphor। पहले है केयरलेस शी इज विद आर्टफुल केयर। पहले है कि जब कोई इंसान अपने आप को बहुत केयरफुली केयरलेस दिखाने का प्रयास करता है और ये दिखाता है कि मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। वो आप लोगों ने आजकल रील्स भी देखी होगी ना कि मुझ पे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, कह के 2-2 घंटे उन्हीं बातों के बारे में सोचती रहती हूँ। तो ये जो चीज़ है ये सही बात है, जब हम कहते हैं वी डोंट केयर अबाउट इट, वी डोंट, तो हम पर उन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो जब कोई चीज़ विरोधाभासी दिखे मगर उसमें एक सत्य छिपा हो तो वो कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज पैराडॉक्स। That is a paradox. In the assertion 4 out of 5 people suffer from dreaded pyrrhia, the writer wants to arouse the feeling of कि 5 में से 4 लोगों को बहुत ही खतरनाक पायरिया की बीमारी है। अगर इस तरीके का सेंटेंस बोला जाए तो राइटर का इंटेंशन क्या है? सिंपथी, फियर, हेट्रेड, इलविल, उसका है लोगों में डर जगाना, एंड दैट इज द आंसर इज फियर। ठीक है जी। तो ये हुए हमारे आज के क्वेश्चंस और बाकी के मैं अब आपके नेक्स्ट उसमें लूँगी सेक्शन में और सेगमेंट में, जब मैं नेक्स्ट आपका जो है आऊँगी यूट्यूब पर मोस्ट प्रोबेबली कल। तो भैया ऐसा है, मैं फिर दोबारा से आप लोगों को एक बार फिर से ऐड कर जाती हूँ कि टेस्ट सीरीज़ कम से कम देखिए तो सही, जो उस पर फ्री कंटेंट और लिंक टेस्ट सीरीज का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देखिए। इफ यू फाइंड इट गुड बाय इट, अदरवाइज लीव इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कौन सी टेस्ट सीरीज है जिन्होंने शुरू से देखा, पहले शुरू का वीडियो स्किप कर दिया, मैं दोबारा से दिखा के जाऊंगी।
ये है वो टेस्ट सीरीज जो हमारे ऐप पर पड़ी हुई है, ऐप पे कल ही लॉन्च हुई है, कल ही तो हुई है, कल ही लॉन्च हुई है द पाथ टू विक्ट्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। बहुत सारे लोगों ने ले भी ली है, तो जो है आप भी अपना जो है देखिए तो सही कम से कम। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय बाय।